Hello everyone, welcome to Olive Board. In this video, we are going to discuss about the preparation strategy for your NPS Grade A examination. So we'll be discussing about commerce and accountancy, finance and your Companies Act section. Before starting the discussion, I would like to tell you about an amazing offer, flat 49% off if you are using the code START. So you can avail this offer and start your preparation with us right now. अभी बात कर लेते हैं आपकी स्ट्रैटेजी की, राइट? सो आपका एग्जाम जो है वो शेड्यूल्ड है 25 फरवरी को. सो अप्रोक्सीमेटली आई कैन से दैट यू आर हैविंग क्लोज टू 1 मंथ, राइट? 1 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा है. हम एक बार 30 डेज का ही यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं. आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू कवर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, हाउ टू कवर फाइनेंस, हाउ टू कवर कंपनी लॉ, राइट, विद इन 1 मंथ. वो भी ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड प्लान होगा आप लोगों के हिसाब से, राइट? मैं एक जनरल प्लान नहीं, एक स्पेशलाइज्ड प्लान शेयर करने वाला हूं, कस्टमाइज्ड प्लान शेयर करने वाला हूं एज पर योर नीड. सो इफ आई टॉक अबाउट द फेज 1 एग्जामिनेशन, वहां पे हम जनरल स्ट्रीम में देख सकते हैं वी हैव पोर्शन ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, राइट, कंपनीज एक्ट, पर वो एज अ होल यहाँ पे मिक्स के अंदर है. इंडिविजुअल बाइफर्केशन में देखोगे तो आप सिर्फ ये 25 मार्क्स का ही वेटेज रखता है इन फेज 1 एग्जामिनेशन. बट इफ आई टॉक अबाउट फेज 2 एग्जामिनेशन तो 100 मार्क्स का अलग से एक पेपर है जिसके अंदर ये सारे आपके पेपर 2 के सब्जेक्ट्स हैं, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलूं कि लगभग 8 टॉपिक्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, राइट, इन दिस, तो एनीवेयर अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू फ्रॉम ईच टॉपिक. इतना स्कोप उनके पास रहेगा कि वो हर टॉपिक में से आपसे 10 to 15 क्वेश्चंस, हो सकता है अकाउंट्स में आपसे 15 पूछ लें, मैनेजमेंट हमसे 10 पूछें, राइट, रिवर्स भी हो सकता है. इस तरह से 10 to 15 क्वेश्चन वो हर टॉपिक में से आपसे यहां पे पूछ सकते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी. सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड. तो ऐसे में जनरल नहीं बताने वाला कि ये पढ़ लो, वो मत पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं होता. इट टोटली डिपेंड्स कि आपका बैकग्राउंड क्या है. ओके, आपका बैकग्राउंड क्या है उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं. सबसे पहले आई टॉक अबाउट दो स्टूडेंट्स who are from a non-commerce background, right? या फिर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं पर भूल चुके हैं कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या था, राइट? वो काफी टाइम हो गया पढ़े हुए या फिर कोई गैप हो गया. ओके, दूसरी कैटेगरी या तो वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं पर उन्होंने अभी अभी कोई रिसेंट एग्जामिनेशन दिया है, लाइक यू माइट हैव गिवन सेबी ग्रेड ए जनरल एग्जामिनेशन इन 2024, राइट? सो मतलब आपने कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं क्योंकि सेबी से ये कोर्स काफी रिजेंबल करता है, राइट? तो फर्स्ट कैटेगरी में कौन कौन आ गए? जिनको कॉमर्स का ज्यादा आइडिया नहीं है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं पर भूल चुके हैं. सेकेंड कैटेगरी में कौन कौन आ गए? जो या तो कॉमर्स बैकग्राउंड से या फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से जिन्होंने एक बार पढ़ रखा है किसी और एग्जाम के लिए. मे बी इट कैन बी सेबी, इट कैन बी एनी अदर एग्जाम, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई एग्जाम, यूनाइटेड इंश्योरेंस, राइट? बहुत सारे एग्जाम्स आए थे लास्ट ईयर में, उनसे रिलेटेड आपने कुछ पढ़ रखा है. सो दो कैटेगरी सबसे पहले बात करना चाहूंगा नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स की. तो अगर मैं सिलेबस को देखूं तो वी आर हैविंग अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और आई कैन बेटर कॉल इट एज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग. इसको हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बोल लेते हैं. ओके, इसके अंदर तो हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला टॉपिक कवर कर लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस कवर कर सकते हैं, और भी रिलेटेड बेसिक चीजें अकाउंटिंग से कवर कर सकते हैं, राइट? कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होते हैं, मेनी थिंग्स जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट बनता है, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, हर चीज, राइट? दूसरा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गया. ये वाला थोड़ा टॉपिक कॉम्प्लेक्स लग सकता है आप लोगों को. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिक्स्ड एसेट, फॉरेन एक्सचेंज, बहुत सारे एएस यहाँ पे दे दिए गए हैं. तीसरा टॉपिक, मुझे लगता है सिलेबस थोड़ा सा इसका फॉर्मेट कुछ और होना चाहिए था, इसका सीक्वेंस कुछ और होना चाहिए था. मेरे हिसाब से सबसे पहले ये आना चाहिए था प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनेंशियल अकाउंट. ये टॉपिक आपका यहाँ पे होना चाहिए था. उसके बाद आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस वगैरह. यार पहले बैलेंस शीट P&L समझोगे, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट समझोगे, बाद में फंड फ्लो स्टेटमेंट समझोगे, रेशियो एनालिसिस उसके बाद होता है, पहले कैसे होता है, राइट? तो ये सीक्वेंस कुछ ऐसा रहता है हमारी क्लासेस के अंदर.
नेक्स्ट आपका थोड़ा सा और एडवांस लेवल का टॉपिक आ जाता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर बोनस इशू आ गया, राइट शेयर्स आ गए, राइट इसॉप्स आ गए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी आ गया, ये सारी चीजें यहां पे आ गई। अगर आप एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और आप भूल चुके हैं काफी सारी चीजें यहां पे, सो आई वुड एडवाइज यू कि आपको चालू करना चाहिए पहले बेसिक्स पढ़ना। आप पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ो, यानी कि टॉपिक ए पढ़ लो, राइट। उसके बाद आप जंप कर जाओ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस पे। यहां पे मैं एफएस लिखता हूं। अच्छा, व्हेन आई से एफएस, इसके अंदर दोनों चीजें आ गई, एफ सेक्शन भी आ गया और आपका सी सेक्शन भी आ गया। ओके, बेसिक्स में आपका ए वाला सेक्शन आ गया, एफएस के अंदर आपका एफ और सी सेक्शन आ गया। यहां पे आप प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना। वी डोंट नीड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, राइट। जो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, एटलीस्ट हमको वो सारी पता होनी चाहिए कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आती है, इनका क्या मतलब होता है, पी&एल के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कौन सी एक्टिविटीज होती है, कौन सा ट्रांजेक्शन कब कहां क्लासीफाई होता है, राइट। और रेशियो एनालिसिस, इसका बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपको यहां पे होना चाहिए। ओके, तो ये आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। उसके बाद आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे जा सकते हैं, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपका सी सेक्शन के अंदर, बी सेक्शन के अंदर आता है, आप उस पे जा सकते हैं। उसके अंदर भी सबसे पहले आप AS2 पढ़ोगे, इन्वेंट्रीज, फिर आप पढ़ोगे AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 विच इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहां पे फिक्स्ड एसेट्स लिखा हुआ है, राइट, ये अपडेट नहीं हुआ है, उसका नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ओके, ये आपका स्टडी सीक्वेंस रहना चाहिए। उसके बाद आप ये लास्ट वाले टॉपिक्स पढ़ोगे, जिसके अंदर आपका शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन आएगा, बोनस इशू, राइट शेयर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये सारे टॉपिक आएंगे। अगर टाइम नहीं बचता है तो आप बेसिक कवर कर लोगे, और इन दोनों टॉपिक डी और ई टॉपिक के अराउंड आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे इनका बेसिक पढ़ के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप कोर्स ले रहे हो तो डेफिनेटली फिर कोई चैलेंज वाली बात नहीं है, मैं आपको इस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर मल्टीपल टाइम्स ये सारी चीजें समझा दूंगा इन द पेड कोर्स। ओके, अभी आते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड वाले पे। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले पे आते हैं, उनके बारे में समझते हैं। देखो, कॉमर्स बैकग्राउंड वालों ने बेसिक्स पढ़ रखा होता है, ये वाला चैप्टर हो गया, प्रिपरेशन हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। हो सकता है रेशियो एनालिसिस थोड़ा वीक हो, पर इनका जो बेसिक्स होता है ये सॉर्टेड होता है, ठीक है। और अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हो, अगर आपने अभी सेबी एग्जामिनेशन दिया है, आपने फेज 1 क्लियर कर लिया था, राइट, फेज 2 में आपका नहीं हुआ या इंटरव्यू में आपका नहीं हुआ, तो भी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। ऐसे पर्सन के लिए नहीं होगी जिसका फेज 1 में ही नहीं हुआ, समझना बात को। फेज 1 में नहीं हुआ मतलब बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो यू आर एज गुड एज नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट, राइट। तो आप कैटेगरी 1 में आ गए। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट कैटेगरी 2। अगर आप कैटेगरी 2 में आते हो, आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग है बेसिक्स का एंड ऑल, तो आई विल एडवाइज यू कि पहले बेसिक को टच ही मत करो। स्टूडेंट्स क्या करेंगे पता है, बेसिक्स उठा लेंगे। कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक्स उठा लेंगे, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, रेशियो एनालिसिस पढ़ लेंगे। अरे ये मल्टीपल टाइम्स आप लोग पढ़ चुके हो, राइट, यू हैव स्टडीड दीज टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स। इट डजंट मेक एनी सेंस टू रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक बार बार, और लास्ट में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, दूसरे टफ वाले टॉपिक्स, नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो हमेशा आपका वीक जोन बन जाते हैं। जैसे आप लोगों का वीक जोन क्या होता है, डी वाला टॉपिक या फिर ये ई वाला टॉपिक, डी एंड ई। और आई कैन से बी टॉपिक के अंदर, एएस वाले टॉपिक के अंदर आपका जो फॉरेक्स वाला टॉपिक हो गया, फॉरेन एक्सचेंज वाला, राइट, ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन वाला, इन्वेस्टमेंट्स वाला, कुछ लोगों का फिक्स्ड एसेट्स वाला भी वीक जोन होता है। ये सारे आपके वीक जोन रह जाते हैं, ये सारे आपके वीक जोन रह जाते हैं। हर बार क्या करते हो आप, बेसिक से ट्राई करते हो प्रिपरेशन करना, राइट। पहले आपने बेसिक्स पढ़े, फिर आपकी थोड़ी एफिशिएंसी गिरी, फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े, फिर और गिरी, फिर आपने एएस पढ़े, फिर और एफिशिएंसी गिरी, लास्ट में आपने क्या पढ़े, जो आपके डी और ई वाले टॉपिक्स होते हैं। मतलब जब आप डी और ई वाले टॉपिक्स पढ़ रहे थे, आपकी एफिशिएंसी सबसे कम थी, राइट। अभी आप इसको पूरा रिवर्स कर दो। अगर आपको बेसिक आता है तो आप उसका रिवीजन करते जाओ, आधा आधा घंटा दिन का, कीप ऑन रिवाइजिंग द बेसिक्स, बट रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी आपको यहां पे अप्रोच की। सबसे पहले डी और ई वाले टॉपिक पढ़ो, बार बार अपने स्ट्रॉन्ग जोन को ही स्ट्रॉन्ग करना वॉन्ट गेट यू थ्रू दिस एग्जामिनेशन, राइट।
आप सबसे पहले वीक जोन से चालू करो, फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर पढ़ो, ताकि अगर आपकी एफिशिएंसी गिरी हुई भी आ रही है एंड डेज के अंदर, स्टिल वहां पे एफिशिएंसी गिर भी गई बेसिक्स में तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। पहली बात तो एफिशिएंसी गिरेगी नहीं, दूसरी बात आपका वीक जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट के हैं या फिर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के हैं जिसको अच्छा अंडरस्टैंडिंग है ऑलरेडी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का, आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने वीक जोन को स्ट्रॉन्ग जोन में कन्वर्ट कर दो, राइट? मेरा एक्सपीरियंस से बोलता है कि वीक जोन जनरली आपका ये दो टॉपिक हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, ये रहता है, या फिर कुछ लोगों का रेशियो एनालिसिस भी हो सकता है। ओके, नाउ दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, किसको क्या वीक लगता है, किसको क्या टफ लगता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये स्ट्रैटेजी वर्क कर जाती है। तो जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, राइट, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, वो सबसे पहले बेसिक्स पढ़ लेगा। बेसिक्स हो जाने के बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ लेगा, उसके बाद वो एएस पढ़ लेगा। एएस के अंदर वो 2, 9 और 10 सबसे पहले पढ़ेगा, इनका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। ओके, ये पढ़ने के बाद वो लास्ट वाले टॉपिक्स पढ़ेगा। और अगर कोई टाइम नहीं बच रहा है, आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है, तो उसका इंट्रोडक्शन बेसिक पढ़ के हार्ड चैप्टर का भी बेसिक पढ़ा जा सकता है, राइट? ऐसा नहीं होता कि पूरा चैप्टर ही डिफिकल्ट है, हर चैप्टर में लेवल्स होते हैं, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस्ड। आप एडवांस चैप्टर का बेसिक वाला वर्जन पढ़ लो और उसके ऊपर एमसीक्यू कर लो बहुत सारे, तो भी आपका काफी कुछ सॉर्ट हो जाएगा, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, इन दैट केस आप सबसे पहले कोई मॉक टेस्ट दे के देखो, या फिर कोई प्रीवियस ईयर पेपर दे दो इससे रिलेटेड, उससे आपको अपने वीक जोन्स पता चल जाएंगे। नाउ वंस यू नो योर वीक जोन्स, यू कैन वर्क ऑन कन्वर्टिंग दीज जोन्स इनटू योर स्ट्रॉन्ग जोन्स, राइट? You can work on making these weak zones the strong zone. So that will be the preparation of commerce and accountancy. अगर आपको इसके अंदर थोड़ा fear factor है तो आप इसके basics बहुत अच्छे से पढ़ लो। When I talk about basics, you must be knowing the basic concepts and convention. जैसे आपको going concern, prudence, accrual, matching concept, ये सब पता होना चाहिए। भले ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है कि concepts and convention आपके कोर्स में, doesn't matter. कुछ basic concepts and convention जो important होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, right? डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होता है, अक्रूवल बेसिस क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी चीजें आपको बेसिक्स में पता होनी चाहिए, राइट? अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन का AS6 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। AS6 खत्म हो गया था, उसको मर्ज कर दिया था AS10 के अंदर। AS10 कौन सा है सर? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये फिक्स्ड एसेट है ही नहीं। सबको लगता है AS10 फिक्स्ड एसेट है, अरे प्रॉपर्टी प्लांट कब का नाम चेंज हो गया उसका? सिलेबस में नहीं चेंज हुआ, वो अलग मैटर है। सिलेबस में चेंज नहीं हुआ, वो अलग मैटर है। होता वो भी फिक्स्ड एसेट ही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी, बट यू मस्ट नो दैट द न्यू नेम इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग जो थी वो AS10 में कब की मर्ज हो गई, राइट? तो आपको अकाउंटिंग पार्ट उसका अच्छे से आना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि AS6 नहीं है, AS10 है। अभी सर क्या हमको इंड एस भी पता होने चाहिए? एएस तो हमको पता होनी चाहिए, क्या हमको इंड एस भी पता होने चाहिए? तो आई विल से कि आपको इंड एस मेजर का एक बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए कि इंड एस लाए क्यों, इसकी एप्लीकेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। कौन सी कंपनी इंड एस यूज करती है? सारी कंपनीज थोड़ी करती है। क्या एप्लीकेबिलिटी है? अच्छा, एएस क्या होते हैं, IFRS क्या होते हैं, इंड एस क्या होते हैं, क्यों ये लाए गए थे, राइट? व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट, इतना आपको पता होना चाहिए बेसिक में, भले ही वो सिलेबस के फेस पे नहीं लिखा हो तो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके कोर्स में, इन सब के रिस्पेक्टिव इंड एस कौन कौन से हैं, उनका नाम और नंबर आपको पता होना चाहिए। कितनी बार वो देगा आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन एग्जाम में, पर AS9 मेंशन नहीं करेगा, वो इंड एस 115 नाम लिख देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको डिस्कंफर्ट देने के लिए। So you must be capable enough to manage the situation। क्वेश्चन सिंपल होगा, पर हो सकता है इंड एस के नाम से आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। फिर उसके बाद ये वाला चैप्टर, अभी लोगों को लगता है सर हमको तो फाइनल अकाउंट्स बनाने आने चाहिए। अरे यू डोंट नीड टू प्रिपेयर इट, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द बैलेंस शीट एंड P&L, और वो हम बहुत ही अच्छे से कोर्स के अंदर डिटेल मैनर में कवर करते हैं, राइट? क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या में से कितना पोर्शन पढ़ना है, राइट? वो इंपॉर्टेंट है कि आपको टफ चैप्टर्स में से भी क्या क्या पढ़ना है। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको बढ़िया अच्छा से आना चाहिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा कम प्रायोरिटी वाला चैप्टर है। अच्छा, ये पता होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या होता है।
वो इंपॉर्टेंट है, पर फंड फ्लो स्टेटमेंट को बहुत डिटेल में जाके पढ़ना आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड। ओके, हो सकता है फिर भी क्वेश्चन आ जाए, पर अगर मैं एक अप्रोच लगाऊंगा कि मुझे 30 दिन में प्रिपेयर करना है, तो मैं थोड़ी फंड फ्लो स्टेटमेंट को कम प्रायोरिटी दूंगा, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, इसको हाई प्रायोरिटी दूंगा। राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर को हाई प्रायोरिटी दूंगा, बेसिक्स को हाई प्रायोरिटी दूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी मैं सिलेक्शन करूंगा। ओके, सो इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, सो आई विल एडवाइज यू टू टेक एनी कोर्स विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि एक महीने में ये सब पढ़ना अपने आप से थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि आपको पता नहीं है इसको जल्दी कैसे कवर करना है। ये जल्दी कवर हो सकता है 30 दिन में, एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट इसको स्पीड को मैच कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है अगर उसके पास एक अच्छा मेंटोर हो तो। राइट, और जो कॉमर्स वाले हैं या फिर जो नॉन कॉमर्स वाले हैं जिन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं, सेबी का एग्जाम दिया है, वो सेल्फ स्टडी भी इसको कर सकते हैं, और वो ये वाली अप्रोच लगाएंगे कि वो टफ पार्ट पहले कवर कर लें ताकि लास्ट में प्रेशर ना आए। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द एग्जामिनेशन। अगला मैं आना चाहूंगा फाइनेंस पे। फाइनेंस नाउ ये कोर फाइनेंस नहीं है, राइट, ये एक फाइनेंस का बेसिक है, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू है। सो फर्स्ट वाला चैप्टर इज थ्योरी, ये तो आप आराम से पढ़ सकते हो, दैट व्हाट आर द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज इन द फाइनेंशियल सेक्टर। यू कैन इजीली रीड दिस चैप्टर एंड you can solve the questions around these chapters. Next is financial markets. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। what is primary market, what is secondary market, recently क्या क्या चेंजेस आए थे प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में, आईपीओ का टाइमलाइन चेंज हो गया था, राइट, लिस्टिंग का, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर भी इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इससे रिलेटेड रीसेंट डेवलपमेंट्स वो भी पता होने चाहिए। ओके, जनरल टॉपिक्स के अंदर डेरिवेटिव आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा मेरी अंडरस्टैंडिंग में। डेरिवेटिव हमको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने, राइट, पर एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है, स्वैप्स क्या होते हैं, राइट, एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट किया क्या जाता है, ओटीसी क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड वर्सेस ओवर द काउंटर, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल सेक्टर इन वर्ल्ड, ये आपका फाइनेंस करंट अफेयर का टॉपिक है। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपका फाइनेंस करंट अफेयर का टॉपिक है। ये रीसेंट डेवलपमेंट वाला भी आपका फाइनेंस करंट अफेयर का टॉपिक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, काफी लोगों को पता ही नहीं होता इंडिया मेजर कैसे करता है। आरबीआई को अगर मेजर करना होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, अरे तो एक एफआई इंडेक्स बना हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बना हुआ है, लास्ट डेटा रिपोर्ट हुआ था 2024 में, वो पता होना चाहिए क्या डेटा है उसका, फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड क्या क्या चीजें चल रही है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पता होना चाहिए, रिसेंटली न्यूज में था। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स आपके फाइनेंस करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, राइट, प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इनका भी आपको ओवरव्यू होना चाहिए। फिर आता है ई वाला टॉपिक, अभी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी आपके कोर्स में आ गया है, इसका बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है। इससे रिलेटेड जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है वो भी अगर आप कवर कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाने वाला है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर मुझे याद आ रहा है पॉपकॉर्न टैक्सेशन को लेके बहुत सारे अपडेट्स आए थे। कैरामलाइज पॉपकॉर्न को हायर रेट में डाल दिया था, पैक्ड पॉपकॉर्न को अलग रेट में डाल दिया था, यूज्ड कार पे टैक्सेशन लगा दिया था, राइट। जो रीसेंट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसकी समरी आप पढ़ सकते हो, उससे भी आपका ये सॉर्टेड हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स में अगर कोई रीसेंट अमेंडमेंट हो वो पढ़ लो, राइट। फाइनेंस कमीशन, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबका आपको करंट ट्रेंड पता होना चाहिए। ओके, अगला टॉपिक जो आता है इन्फ्लेशन, ये आपका वापस इकोनॉमिक्स से ओवरलैपिंग टॉपिक है। करंट ट्रेंड क्या चल रहा है इन्फ्लेशन का, डब्ल्यूपीआई सीपीआई क्या होता है, करंट सीपीआई क्या है, करंट डब्ल्यूपीआई क्या है, दोनों का बेस ईयर में चेंज होने की बात चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों के बेस ईयर में चेंज होने की बात चल रही है। तो क्या प्रपोज्ड ईयर है उसका, अभी करंट बेस ईयर क्या लेते हैं, प्रपोज बेस ईयर क्या लेने वाले हैं। सो दीज आर द क्रूशियल टॉपिक्स आई विल से। ओके, इनको आप इजीली एक महीने में कवर कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आपकी अप्रोच बहुत सॉलिड होनी चाहिए।
इट डजेंट मैटर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं मैटर करता है। ओके, सो लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू अ कोर्स ओवरव्यू। तो दिस इज योर एनपीएस कोर्स इन ऑलिव बोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कल ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्लास हुआ था, राइट। तो उस क्लास के अंदर एक ही चार्ट के अंदर आई हैव कवर्ड मल्टीपल थिंग्स। तो इस तरह से हम सभी फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ाते हैं, राइट। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे तो आपको सिर्फ ये चार्ट पढ़ना है और बेसिक बेसिक कुछ चीजें पढ़नी है जो मैं बताने वाला हूँ आपको लाइव क्लासेस के अंदर, एंड यू कैन ईजिली कवर। कमिंग टू द नोट्स, तो अगर मैं नोट्स ओपन करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे किसी भी एक टॉपिक के नोट्स ओपन करता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे फाइनेंस ले लेते हैं, राइट। तो फाइनेंस के अंदर हमने प्राइमरी मार्केट ले लिया। तो नाउ प्राइमरी मार्केट, जब आपने पूरा प्राइमरी मार्केट वाला चैप्टर पढ़ लिया है, ओके, व्हेन यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, यहां से तो एक तो नोट्स के साथ साथ में ही आपके कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जो पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर यहाँ पे आए हैं, जो कि आपसे रिलेवेंट हो जाएंगे, आपके एग्जामिनेशन से रिलेवेंट हो जाएंगे। तो ये सारे कंटेंट कवर करने के बाद वी ऑल्सो कवर अ लास्ट मिनट रिविजन। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट मिनट रिविजन भी कवर्ड है। तो जब आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे होंगे या कुछ दिन पहले पढ़ रहे होंगे, सो यू डोंट हैव टू रीड ईच एंड एवरी टॉपिक यहाँ पे आके, यू जस्ट नीड टू हैव अ क्विक you just need to have a quick reference of this last minute revision, और इससे चार्ट फॉर्मेट के अंदर आप सारा ही टॉपिक 5 से 10 मिनट के अंदर पढ़ सकते हैं। नाउ अगेन दैट इज क्वाइट क्रूशियल, राइट, अगेन दैट इज क्वाइट क्रूशियल कि क्या आप एक दिन में उस कोर्स को पढ़ पा रहे हैं जो आपने पूरा अभी तक पढ़ा है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कंपनीज एक्ट और इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो आपके कोर्स के अंदर है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर ये सारे चैप्टर्स आपके कोर्स में हैं। चैप्टर 3 की बात करें तो प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट रिलेटेड है, शेयर कैपिटल डिबेंचर, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, राइट, मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स, एनसीएलएटी वाला रिलेटेड और अपीलेट ट्रिब्यूनल वाले रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लॉ को आप इग्नोर मत करो। एक तो सबसे पहले थ्योरी टॉपिक है, अगर आपको आता है तो स्ट्रेट आता है। अगर आपने पढ़ा है कि कितने डेज के अंदर क्या अपॉइंट होना चाहिए, राइट, कितने टाइम के गैप में मीटिंग्स होनी चाहिए एंड ऑल, तो ये बहुत ही आपके लिए स्ट्रेट टॉपिक हो सकता है। 30 डेज के अंदर आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो, इंक्लूडिंग इंडियन ट्रस्ट एक्ट, राइट। प्लस ऐसे मैंने प्रीवियसली देखा है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर कंपनी लॉ का पोर्शन जो है, वेटेज जो है, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में बढ़ता चला जा रहा है। भले ही वो अकाउंट्स रिलेटेड एग्जाम है तो भी उसके अंदर कंपनीज एक्ट ज्यादा पूछा जा रहा है, राइट। तो डेफिनेटली इसको भी आप कवर करो। पहले आप इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सकते हो एंड देन यू कैन क्विकली गो थ्रू अदर टॉपिक्स एज वेल। अच्छा, थ्योरी टॉपिक जैसे लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया, उसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहता है मैं आपको बताता हूं। अगर आप कोई टॉपिक नहीं टच कर पाए, राइट, से फॉर एग्जांपल मैं एनसीएलएटी वाला टॉपिक नहीं टच कर पाया, लास्ट वाला, राइट, ये वाला चैप्टर में नहीं पढ़ पाया, सो इन दैट मैनर आई कैन रीड द समरी नोट्स एज वेल। इससे रिलेटेड मैं समरी नोट्स पढ़ सकता हूँ, लास्ट मिनट रिविजन पढ़ सकता हूँ, उसमें मैं मेजर डेट्स और डेज को देख सकता हूँ, अथॉरिटीज को देख सकता हूँ, मेजर कौन क्या करता है, राइट। और उससे रिलेटेड अगर मैं एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेता हूँ, मतलब अगर मैं रिविजन नोट्स पढ़ के उसके एमसीक्यूज भी कर लेता हूँ, तो भी आई एम इजीली एबल टू कवर अ थ्योरी सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। उसका डेटा अगर आपने पढ़ के याद कर लिया तो दैट्स ऑल्सो इनफ। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो कि जो थ्योरी रिलेटेड सब्जेक्ट है, जैसे मैनेजमेंट वाला हो गया, कॉमर्स एंड ये कंपनीज एक्ट हो गया, जो सब्जेक्ट्स आपको टफ लगते हैं उसके रिविजन नोट्स पढ़ लो, उसके एमसीक्यूज कर लो डायरेक्टली, वो भी आपकी एग्जाम में काफी यहाँ पे हेल्प करेंगे। और कोर्स के अंदर मैं डेफिनेटली आपको इन तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड ही डिटेल में गाइडेंस दूंगा इन द रेगुलर लाइव क्लासेस। अच्छा, अब उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि सर हम तो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, हम तो कॉमर्स स्टूडेंट है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। अगर देखो आप नहीं कर सकते होते तो नोटिफिकेशन के अंदर आप एलिजिबल ही नहीं होते। तो यहाँ पे तो फुल टाइम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, जब एनपीएस वाले खुद ही बोल रहे हैं कि आप इक्वल हो यहाँ पे प्रोफेशनल्स के साथ में, सीए, सीएफए, सीएस के साथ वाले एग्जाम में आप बैठ सकते हो, तो आप खुद को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो, राइट। इंस्टीट्यूट खुद ही आपको बोल रहा है कि यू कैन गिव दिस एग्जाम if you have done graduation or post graduation from any discipline, so that's obviously possible। आपको यहाँ पे सीए, सीएफए, सीएस की बुक्स लेके नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पे बीकॉम, एमकॉम की बुक लेके नहीं पढ़ना है, राइट। देयर आर सो मेनी स्पेशलाइज्ड कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट रिलेटेड टू दिस, जहाँ पे आपको मेंटोरशिप मिल सकती है कि आपको
30 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे कवर करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।